एम्बेसडर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मुझे बताएं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के मुस्तकिल हल के लिए फील्ड मार्शल की जो शटल डिप्लोमेसी है वो कितनी इंस्ट्रूमेंटल है, और दोनों फरीकैन को काबिल कबूल नतीजे के करीब लाने के इम्कानात अब कितने बढ़ चुके हैं आपके ख्याल? जी शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान कर रहा है, और इसकी सताइश जो है बैन अवी तौर पर हो रही है। इसमें हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों बड़ी प्रोएक्टिव हैं। और फील्ड मार्शल साहब कल तेहरान पहुंचे हैं, वहाँ उनकी मुलाकातें हुई हैं ईरानी हुकाम से। और ये मुझे लगता है इसी तरफ वज़ीर आज़म जो हैं अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, सऊदी अरब में थे, अब शायद कतर पहुंच गए, फिर तुर्की जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे अब लग रहा है कि ये लास्ट डिच एफर्ट है कि जो मुआहदा है या जो भी उसका फ्रेमवर्क है उसको फाइनलाइज किया जाए। और बिहाइंड द सीन जो है डिप्लोमेसी जो है वो इस पर चल रही है मेरे ख्याल में। और ईरान के साथ बात होगी, और उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज़ का जो ओवरऑल यानी कि जो पर्सपेक्टिव मिलेगा, ज़ाहिरी बात है वो वाशिंगटन से शेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट कॉल है वो वाशिंगटन पे ही डिपेंड करती है। तो देखिए ना, डिप्लोमेसी की ज़ुबान में कहते हैं कि नथिंग इज़ डिसाइडेड अंटिल एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। तो जो भी फ्रेमवर्क है, अब ज़ाहिरी बात है ईरान और अमेरिका के जो के दरमियान जो तनाज़ात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो बड़ी सीरियस हैं। वो बहुत ही क्रिटिकल हैं ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो वो ज़ाहिरी बात है कि हर पॉइंट के ऊपर तो मुआहदा मेरे ख्याल में नहीं होगा, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मसलन का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या सैंक्शंस हैं या स्टेट ऑफ हॉर्मस है, इस पे हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक फ्रेमवर्क जो है वो साइन हो जाए, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और इसके बाद ये हो सकता है कि फिर स्ट्रक्चर टॉक्स में ये चले जाएं, डायलॉग का एक, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो एग्री हो जाए तो फिर स्ट्रक्चर टॉक्स हो सकती है। और ज़ाहिरी बात है फिर यानी कि फिर वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सीज़ फायर को एक्सटेंड करने की, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। तो इससे ज़रूरत दोनों पार्टीज़ की है, क्योंकि वॉर फटीग है। मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि सेफ एग्जिट चाहिए दोनों को, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। अमेरिका के जो आपने अवामिल बताएं, फैक्टर्स बताएं, बिल्कुल सही बताएं। उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है, तो कहा ये जा रहा है कि तो सारी वॉर ही गलत थी, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी और जाने की भी स्ट्रैटेजी कोई नहीं थी अमेरिका की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उससे अपने आप को ईज आउट करना चाहते हैं, बेल आउट करना चाहते हैं। ईरान का भी बड़ा नुकसान हो गया है, ईरान भी इसको सस्टेन तो नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गो के उन्होंने बड़ी यानी कि जुर्रत का मुकाबला किया है, नो डाउट अबाउट दैट। और अभी भी नज़र आता है कि बड़ा अज़म है कि अगर मसले ये कि हॉस्टिलिटीज़ दोबारा शुरू होती हैं तो ईरान आखिरी दम तक लड़ने का मेरा ख्याल है तैयार किए हुए। लेकिन आई होप कि अब ये जो ब्रिंक्समैनशिप है उससे ये अब रिट्रीट जो है वो शुरू हो गया है। लेट्स सी, हमारे जो एफर्ट्स हैं, फील्ड मार्शल की भी अपनी एफर्ट बहुत हैं, और ये तो हमने देखी हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक्टिवली सारी चीज़ को परसू किया है, और उसमें ठीक। एक बड़ा कंक्रीट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ारत ख़ारजा का अपना रोल है। जो ये साइलेंट सोल्जर्स होते हैं ना, हमने तो वज़ारत ख़ारजा में काम किया, हमें पता है कि काम कैसे होता है। जी जी। एडमिरल साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी में क्या ख़ास बात है कि अमेरिका ने वाहिद सालिस के तौर पर पाकिस्तान का इंतखाब किया है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा लिंक है कि जिसने तमाम हरीफों को, तमाम सेगमेंट्स को जोड़ा हुआ है। वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। तो ये जो ईस्ट एंड वेस्ट, अरब एंड अजम, अमेरिका, ईरान और सब, चीन, रूस, और इसमें एक बहुत कलीदी किरदार पाकिस्तान का है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, और एक क्या अचीवेबल है इस कॉन्फ्लिक्ट के एज अ रेजिड्यू के तौर पे वॉर टर्मिनेशन के लिए, क्या म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा अमेरिका को। उसके पस मंज़र में ज़रा इसराइल भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के दबाव में है, और ईरान को सबसे, क्योंकि उस वक्त जो अबनाए हुर्मुज़ की जो एक कंट्रोल है, वो ईरान जो है वो अभी तक उस पर अपना कब्ज़ा जो है वो उसने एस्टेब्लिश किया हुआ है। अमेरिका ने हालांकि ब्लॉकेट किया है, लेकिन वो एक तरह से ब्लॉकेट के ऊपर एक और ब्लॉकेट है, क्योंकि जो जहाज़ जो है जो इस वक्त ईरान के कंट्रोल और उसके ज़ेर इंतज़ाम जो अल्टरनेट रूट है
اسی کے تھرو ہی باہر آ سکتے ہیں, اس کے بغیر باہر نہیں آ سکتے. اور اسی چیز کو امریکہ نے بھی چیلنج کیا ہے کہ آلدو بلاکیٹ تو ایرانی پورٹس کا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے ایرانی کوسٹل واٹرز کا بھی ذکر کیا ہے, کوسٹل ایریاز کا. تو ظاہر ہے کہ جو ایران کے آرڈر کے تحت جو بھی تجارتی جہاز اس چینج روٹ سے آئے گا تو ایران کے وہ ٹیریٹوریل واٹر سے, کوسٹل ایریا سے ہو کر آئے گا, تو اس کے لیے بھی وہ بلاکیٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنا شاید افیکٹو نہیں ہے, کچھ جہاز واپس بھی گئے ہیں, لیکن کچھ جہازوں کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ بلاکیٹ سے تھرو بھی ہوئے ہیں. تو بلاکیٹ کے لیے امپارشل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال میں اب یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی ایک بہت ایک بلکہ ابھی تو تاریخ کی بھی بات ہونے لگ گئی ہے کہ ممکنہ طور پہ 21-22 اپریل کو ہو جائے. میرے خیال میں بہت تیزی سے صورتحال میں پازیٹیو ایک چینج آئے گی. اوکے رائٹ, پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں آپ. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی کی, پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی, پاکستان کی اسٹریٹجی کی, ظاہر پوری دنیا کے ادارے اس کو بڑا پریز کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیڈ لائن ہیں پاکستان اسلام آباد اکارڈ, یہ سب کچھ. یہ جو فریکچرڈ گلوبل ورلڈ آرڈر کے ساتھ پاکستان نے خود کو کمپلیٹلی الائن کیا ہے, جب باقی کی دنیا ابھی ایڈجسٹ کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا اپنی فارن پالیسی کس طرح شیپ کریں, جس کا ایڈوانٹیج بھی مل رہا ہے پاکستان کو. باقی دنیا کچھ سوچ رہی ہے, پاکستان نے اس کو, آپ کے خیال میں کیا پاکستان نے یہ ورلڈ آرڈر میں جو چینجز آ رہے تھے اس کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کر لیا تھا؟ دیکھیں, پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے جب تک کہ ملٹیپل سینٹرز آف پاور کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے. 1999 کے بعد, بالخصوص 2001 کے بعد, یہ چیز بڑی واضح تھی کہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر شراکت داری کی بنیاد کی بیسس کے اوپر یہ آگے چل سکے گا. لیکن ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ہوتے ہوتے آپ کو کچھ وقت لگا ہے, تقریباً 2 دہائیاں لگی ہیں. لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ جو گلوبل آرڈر ہے اس کے اندر چین, امریکہ, ڈالرز, یوان اور اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا جو رول ہے وہ بہت مختلف ہے, اور وہ ایز نیٹ اسٹیبلائزرز ہے بنسبت اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک پول کے تحت چلتا رہے گا. اوکے ٹھیک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.